हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में समास पढ़ा और समास के यहाँ पर हमने भेद पढ़े, उनके भेदों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा और उसको रिवाइज भी किया। इसके हम कुछ एमसीक्यू जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम कर रहे थे। और यदि आपको कोई डाउट होता है समास में तो आप उसको फिर पूछ सकते हैं, हम दोबारा उसको रिवाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक इसको कर लिया था। ठीक है, चलिए, हो सकता है आपको कुछ डाउट हो तो आप एक बार फिर से पूछ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, जिस समास का पूर्व पद यानी कि जो पहला पद है, समास में आपका एक पूर्व पद होता है, एक दूसरा आपका द्वितीय पद जिसको आप उत्तर पद कहते हैं। तो प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता था, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, और द्वितीय पद को आप उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है। बार बार आपको बताया गया है, मैं हर समास को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है कि पहला जो आपका अव्ययी भाव समास है उसमें कौन सा पद प्रधान है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है, इसके बाद आपका जो द्वंद्व समाज है उसमें क्या है, द्विगु में कौन सा पद प्रधान है, कर्म धाराएं, अब ये इन सब के बारे में आपको बार बार रिवाइज करते हुए हम चले हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर क्या कहा गया है, संबंध तत्पुरुष में, कर्म धाराएं में और अव्ययी भाव में या द्वंद्व समाज में। ठीक है, तो किस समास में आपका प्रथम पद जिसको आप पहला पद प्रधान होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समाज में प्रथम पद प्रधान होता है। आपको मैंने हर बार आपको जब भी हमने तत्पुरुष समास पे गए तो हमने क्या कहा कि अव्ययी भाव समाज में प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद आपका गौण होता है। तत्पुरुष समाज में हमने क्या सीखा कि द्वितीय पद आपका प्रधान होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन आप करते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिएगा। समास में जब तक आप क्वेश्चंस प्रश्नों की आप क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, योगदान में कौन सा समास है, योगदान में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो प्रश्न लिखेंगे योगदान में कौन सा समास है। चलिए, यदि आपको कोई डाउट है तो हम एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं। डाउट है तो आप बता सकते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, जीआईसी सियालकोट, आपने समास पढ़ लिया है क्या, इससे पहली क्लास में आप थे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप, क्या नाम है आपका। बढ़िया। करिश्मा ठीक जसनियाल। है, ठीक है बेटा, आपने समास पढ़ा इससे पहले। नो मैम। चलिए इसको आप हेडिंग डालिए, समास पढ़ाते हैं आपको। हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं बट एक बार फिर से आप इसको पढ़िए और सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे और अपनी नोटबुक में आप नोट भी करेंगे। चलिए बैठ जाइए बेटा। समास क्या होता है, देखिए समास का मतलब, समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है छोटा रूप। छोटा रूप, कारक के जो चिन्ह है, मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं वहां पर आपको कारक के 8 भेद बताए थे। ठीक है, कारक के वहां पर हमने विभक्ति चिन्ह, यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने थोड़ा सा लेक्चर को सुना भी है तो कारक के हमने आपको 8 भेद बताए हैं। ठीक है, कारक के ही विभक्ति चिन्ह भी होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से हमने पढ़े हैं, 8 भेद पढ़े हैं। ठीक है, तो वो विभक्ति चिन्ह आपको वहां से एक बार देख लेना है। यदि आपने नहीं पढ़ा है, मैंने 4-5 लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक एक कारक को मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है क्लास 7 को। ठीक है, तो वो तो हम अभी रिवाइज नहीं करेंगे। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आगे के लेक्चर्स में आप मुझे बताएंगे कि हमें कारक फिर से पढ़ना है, तो मैं फिर आपको वहां पर फिर से रिवाइज कराऊंगी। लेकिन अभी इस बार इस समय आपको कारक नहीं पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो आपको बताना है वो मैं यहाँ पर बताऊंगी।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा रूप। छोटा रूप किसका? दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं। अब समास को आप समास भी कह सकते हैं, इसको सामासिक शब्द भी कहा जा सकता है या फिर समस्त पद भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण समझ लीजिए बेटा, पहले एक बार जीआईसी सियालकोट और जीआईसी पटलोट आप पहले समझ लीजिए, फिर आपको टाइम दिया जाएगा नोट डाउन करने के लिए। पहले समझिए चीजों को, फिर नोट डाउन आप कर लेंगे, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, क्या कहा? छोटा रूप होता है। क्या होता है? छोटा रूप होता है। किस प्रकार से? देखो, रसोई के लिए घर, 4 शब्दों का है ये वाक्य, रसोई के लिए घर। अब हमने इसको छोटा किया, हमने क्या कहा? रसोई घर। इस दोनों का मतलब एक ही है। हमने रसोई के लिए घर को लिखा रसोई घर, ठीक है। हमने यहाँ से के लिए का लोप कर दिया। क्या किया? इस शब्द में से के लिए विभक्ति का लोप करके एक नया शब्द बना रसोई घर, छोटा रूप बन गया इसका। ये है समास, इसको कहेंगे समास। आई बात समझ में? रसोई के लिए, तो के लिए का हमने लोप कर दिया, उसको हटा दिया। इसका मतलब भी वही है, रसोई के लिए घर। रसोई घर का मतलब क्या होता है? रसोई के लिए घर, ठीक है। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, इस शब्द को हमने छोटा रूप बनाया रसोई घर। यहाँ से हमने के लिए को हटा दिया, इसका लोप कर दिया। अब ये जो के लिए है ये विभक्ति का चिन्ह है, ठीक है। वो आप कारक में, यदि आपने क्लास दी है तो बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है आपको, एक एक कारक आपको समझाया है, क्या उसके विभक्ति चिन्ह है, वो हमने वहां पर बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो जो एक सामासिक शब्द है, कौन सा है सामासिक? यानी कि जो ये रसोई घर है ये समास है किसका? रसोई के लिए घर। तो यहाँ से रसोई के लिए घर, यहाँ से हमने के लिए का लोप कर दिया है। तो इतनी परिभाषा आप लिख लेंगे कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। चलिए आप लिख लीजिएगा, आगे उदाहरण बताएंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे उदाहरणों से आपको ज्यादा समझ में आएगा। लिखेंगे समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, आप लिख लीजिएगा, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। छोटा रूप, जल्दी लिख लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर, दो या दो से अधिक शब्द, जल्दी जल्दी लिखिए, स्पीड बनाइए। दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे हम समास, सामासिक शब्द या समस्त पद, 3 चीजें कहेंगे, समास, सामासिक शब्द या फिर उसको समस्त पद कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक नया जो शब्द बनता है उसको या तो आप समास कहेंगे या उसको सामासिक शब्द कहेंगे या फिर उसको समस्त पद कहेंगे। 3 चीजें आप इसको कह सकते हैं, समास, सामासिक शब्द या समस्त पद। तो आपको यदि ऑप्शन में कहीं सामासिक शब्द दिखे, समस्त पद दिखे तो उसका मतलब भी समास ही है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, रसोई घर, रसोई, हमने क्या किया? रसोई घर, रसोई के लिए घर का समास है रसोई घर। ये क्या है? रसोई घर। हमने क्या कहा? इस पूरे शब्द को हम क्या कहते हैं? इस पूरे शब्द को हम कहते हैं समस्त पद। ये आपका क्या है? समस्त पद। लेकिन यहाँ पर भी आपके पास 2 शब्द हैं, एक रसोई है और दूसरा आपके पास घर है। एक रसोई है और दूसरा घर है, ठीक है, रसोई और घर। तो यहाँ पर जो रसोई है इसको प्रथम पद लिख लेंगे, इसको भी, इसको प्रथम पद या फिर इसको पूर्व पद कहा जा सकता है। प्रथम पद या फिर इसको पूर्व पद कहा जा सकता है। किसको? इस रसोई को। प्रथम पद पहला पद है, ये प्रथम पद या पूर्व पद इसको कहा जा सकता है। आई बात समझ में? पूरा जो रसोई घर है ये समस्त पद है। पहले पद को या तो हम प्रथम पद कहेंगे या पूर्व पद कहेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरे ही कलर में यहाँ पर लिख देती हूँ। जो घर है ये आपका
द्वितीय पद, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, उत्तर पद भी इसको कहा जा सकता है, या फिर यहाँ पर एक पर पद करके भी शब्द आया था आगे। इसको द्वितीय पद, उत्तर पद या पर पद, इन तीन नामों से जाना जाता है। लिख लेंगे। समास, समस्त पद जो समास बनता है। रसोई घर आपका समस्त पद है, रसोई आपका प्रथम पद या पूर्व पद, दो नामों से इसको जाना जाता है। और जो पीछे वाला जो शब्द है यानी द्वितीय पद, इसको दूसरा पद कहा जाएगा, या फिर इसको उत्तर पद कहा जाएगा, या फिर इसको पर पद कहा जाएगा। तीन नामों से इसको हम पुकार सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने इतना? हैंड रेस कीजिए, नोट डाउन कर लिया है तो। जीआईसी सियालकोट आप लोगों ने नहीं किया? ठीक है, ये है समास। जब हमने क्या किया, दो से अधिक शब्दों को हम मिलाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, छोटा रूप बनाते हैं। जैसे रसोई के लिए घर था, हमने इसको रसोई घर, छोटा एक रूप इसको दे दिया, रसोई घर। अब इसमें इस रसोई घर को आप समस्त पद कह सकते हैं, इसको समास कह सकते हैं, इसको सामासिक शब्द कह सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपके पास दो शब्द हैं, दो पद हैं। एक प्रथम पद है, एक आपका द्वितीय पद है। प्रथम पद को आप पूर्व पद कहेंगे, द्वितीय पद को आप उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसको पर पद भी कह सकते हैं। इसको रफ कर दें, नोट डाउन कर लिया? हैंड रेस कीजिए जितने बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है। चलिए, बहुत अच्छे। जिन्होंने नहीं किया है आप अपने अगल बगल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने। अब यहाँ पर देखो, समास विग्रह क्या होता है। समास तो ठीक है, जिसमें हमने दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करते हैं, छोटा रूप बनाते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जो हैं अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर देता है, उसको हटा देता है और वो एक छोटा रूप बना देता है। विग्रह क्या होगा, उसको पुनः पहली वाली स्थिति में लाना, वो इसका विग्रह कहलाएगा। जैसे हमने संधि और संधि क्या करते थे, संधि विच्छेद किया करते थे, हमने इससे पहले संधि भी पढ़ी है। ठीक है, तो संधि क्या होती है, जहां पर दो वर्णों का मेल होता है, मेल होने के बाद जो शब्द में परिवर्तन आता है उसको संधि कहा जाता है। लेकिन संधि विच्छेद क्या होता है, उसको पूर्व अवस्था में लाना। जो परिवर्तन हमने संधि करने के बाद लाए उसको पूर्व अवस्था में लाना ही उसका क्या कहलाता है, उसका संधि विच्छेद कहलाता है। यहाँ समास का विग्रह होता है, यानी कि किसी समस्त पद या सामासिक पद को उसके विभिन्न पदों यानी कि विभक्तियों सहित, यहाँ पर जैसे आपने क्या कहा कि रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर। अब यहाँ आप देखिए रसोई घर है, इसमें हमने विभक्ति का लोप किया है। फिर से इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर ये क्या बताएगा कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब हमने इसका विग्रह कर दिया है, इस समास का विग्रह कर दिया है। यहाँ इसको हमने क्या किया था, इसके बीच की विभक्ति का लोप किया था, यानी कि पूर्व अवस्था में लाना ही उसका समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं विद्यालय, तो विद्यालय को आप इसका पूरा विभक्ति को भी क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, तो विद्या के लिए आलय, ये इसका समास विग्रह हुआ। ऐसे ही माता डैश पिता, माता और पिता। ठीक है, तो ये है विग्रह, यानी कि जो पहले आपके पास शब्द था उसको पूर्व अवस्था में लाना। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। अब देखिए समास के यहाँ पर कितने प्रकार हैं, समास के 6 यहाँ पर हमने प्रकार पढ़े थे। पहला है आपका, लिख लीजिएगा इसे, समास के प्रकार लिख लेंगे। समास के प्रकार, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, समास के प्रकार। और समास 6 प्रकार के होते हैं या 6 इसके भेद होते हैं। चलिए लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे समास विग्रह, किसी समस्त पद या किसी समास को उसके विभिन्न पदों या विभक्ति सहित। पहले हमने विभक्तियों का लोप किया था, अब यहाँ पर विभक्ति को पूर्व अवस्था में लाएंगे। जैसे रसोई के लिए घर,
समास किया तो के लिए का हमने लोप कर दिया, उसको हटा दिया, लेकिन फिर से इसका विग्रह करने पर आपको वो के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो आपको फिर से मिल जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उदाहरण पढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, और एक बार फिर से जब आप रिवाइज करोगे तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान देना है, आपने यदि कारक को नहीं पढ़ा है, इससे पहले मैंने आपको कारक पढ़ाया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आपको कोई फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में फिर आपको कारक पढ़ाऊंगी। चलिए, तो यहाँ देखिए समास विग्रह क्या होता है, किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को आप उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित, यानी कि पहले हमें विभक्ति का लोप किया था, अब सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण लिख लेंगे। विद्यालय क्या होता है, विद्या के लिए आलय। माता पिता, माता और पिता, तो ये है क्या, समास का विग्रह। चलिए लिख लिया सभी ने, और जैसे ही लिखते हैं हैंड रेज करेंगे ताकि हम आगे बढ़ें। फिर आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, बहुत अच्छे। GIC पटलोड, ठीक है, श्यान कोड से भी लिख लिया बच्चों ने। ये लिख लिया आपने। समास के 6 यहाँ पर प्रकार बताए गए हैं। पहला है, अभी नाम लिखना है, एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। चलिए इन 6 समासों को आप नाम लिखिए, फिर एक एक करके हम समास के बारे में पढ़ते हैं। चलिए जल्दी से। अभी इससे पहले एक प्रश्न आया था कि वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वो कौन सा समास है। ठीक है ना, तो आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे। 6 भेद लिख लीजिएगा। समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, और छठा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। GIC श्यान कोट आपने लिख लिया, 6 भेद लिखे। लिख करके इसको छोड़ना नहीं है, घर जाके आप एक बार फिर से देखेंगे। कोई भी चीज आपको पहली बार में नहीं आ पाएगा। आप कोई नई चीज पढ़ते हैं, या तो आप बहुत फोकस होके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो एक बार में समझ में आएगा। लेकिन नोट डाउन कीजिएगा, एक बार यहाँ आप समझिए, घर जाके फिर देखिए। ठीक है, और क्योंकि हर क्लास में हमारा रूटीन क्या रहता है, आज हम जिसको पढ़ रहे हैं कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हालांकि उसमें हम थोड़ा जल्दी उसको रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन उसको हम एक बार फिर से समझाते हैं। ठीक है ना, तो यदि आप रूटीन से पढ़ते हो तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है ना, चलिए लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छे। GIC श्यान कोट आपने नहीं लिखा, चलिए बहुत अच्छे, 6 भेद लिखे। पहला है आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास। अब हेडिंग डालेंगे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में आप चीजों को अगर एक के बाद एक पढ़ रहे हैं तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, जैसे हमारा पढ़ने का जो रूटीन था, सबसे पहले हमने वर्ण विचार पढ़ा। वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उनके भेदों के बारे में हमने बड़े डिटेल में पढ़ाया आपको। इसके बाद आपको शब्द विचार पढ़ाया, हिंदी व्याकरण भाषा ये सब पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, क्रिया पढ़ा दिया, काल पढ़ा दिया। ठीक है, इससे पहले आपको संधि, हमने कई क्लास जो है लगभग आपकी 8-9 क्लास जो है संधि में ही चली, तो संधि को भी आपको डिटेल में पढ़ाया, नोट में पढ़ाया। ठीक है, यदि आप सीक्वेंस से एक तरफ से ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आगे की क्लासेस में भी यही चीजें हैं, आगे आपको यही पढ़नी है। ठीक है ना, चलिए तो पहली हेडिंग डालेंगे अव्ययी भाव समास। हमने यहाँ पर समास के 6 भेद पढ़े,
6 में अब पहला भेद हम पढ़ रहे हैं। अभी इससे पहले क्वेश्चन भी आया था जब हम बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे थे, कौन से समास का पहला पद प्रधान होता है। तो पहला ही पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि पहला पद प्रधान होता है किसका, अव्ययी भाव समास का। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहीं पर मिल गया है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है कि पहला पद या पूरा पद अव्ययी होता है। अब ये अव्ययी क्या चीज है, ठीक है, ये भी प्रश्न उठता है कि अव्ययी क्या है। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। समझ रहे हैं बात, अव्ययी क्या होता है, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला पद जैसे इस उदाहरण में यथा है, तो यथा को आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा लड़का, लड़का कोई शब्द है, मैंने कहा लड़का, लड़का को आप बदल सकते हैं किस आधार पर, उसके लिंग के आधार पर बदल सकते हैं, उसके वचन के आधार पर उसको बदल सकते हैं। लड़का का आप लड़की कर देंगे, वो वचन, उसका लिंग बदल गया। ठीक है, इसके बाद मैं लड़के कहूं तो उसका वचन बदल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, अव्यय क्या होता है, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। कुछ शब्द काल के अनुसार बदलते हैं, जैसे हमने कहा आपको मैंने इससे पहले क्लास में काल पढ़ाया था, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, तो इसके अनुसार भी आपकी क्रियाएं बदल जाती है। ठीक है, तो वही अब अगर सीक्वेंस से आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि एक लाइन को पढ़कर, एक लाइन में बहुत सारी चीजें हैं ग्रामर में, आपके हिंदी व्याकरण में। ठीक है ना, तो वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अव्ययी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ यथा देखिए, यथा को आप नहीं बदल सकते हैं, प्रति को आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, ये बदलते नहीं, ये अव्यय हैं। अब जिनको, चलिए 2 पॉइंट लिखेंगे कि पहला पद प्रधान होता है और पहला या पूरा पद आपका अव्यय होता है। साथ ही साथ वे शब्द अव्यय क्या होता है, जो शब्द आपके लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। ठीक है, अब बदलते कौन है, मैंने जैसे कि आपको क्या कहा कि बच्चे में कहूं या बच्चा कहूं। ठीक है, बच्चा शब्द से बढ़िया मैं यहाँ पर लड़की लिखूं, ये एक शब्द है लड़की, तो ये लड़की शब्द है, ये बदलता है, ये अव्यय नहीं है। क्यों, क्योंकि इस लड़की को मैं लिंग के आधार पर बदल सकती हूँ, इसको मैं वचन के आधार पर बदल सकती हूँ, लिंग के आधार पर बदलूंगी तो ये आपका अभी स्त्री लिंग में है, फिर ये लड़की आपकी क्या बन जाएगी, लड़का। ये बदल गया लिंग के आधार पर, ये स्त्री लिंग थी, ये पुल्लिंग हो गया। फिर ये लड़की एक ही है, इसको मैं वचन के आधार पर बदल सकती हूँ। कैसे, लड़की थी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, लड़कियां, तो ये वचन के आधार पर भी बदल गया ये शब्द। आ रही बात समझ में कि अव्यय क्या होता है, अव्यय जिनको आप लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं पर फोकस देंगे, नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति का मतलब वो बार बार आए और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह जो है प्रयुक्त हो, वहां पर भी आपका अव्ययी भाव समास आएगा। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग यदि आपने नहीं पढ़े हैं, उपसर्ग आपको इसके बाद पढ़ाया जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये पॉइंट शायद आपको ना भी समझ में आए, तो जब मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझाऊं तब आप समझ पाएंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पर उपसर्ग की बात की गई है, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी और फारसी के उपसर्ग, वे सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। आगे की जो क्लासेस हैं, जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस होंगी, लेक्चर होगा, वहां पर हम उपसर्ग को पढ़ने वाले हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, बाकी समझना आपको, उपसर्ग में आप समझ जाएंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं।
ठीक है। तो संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है। अब यहाँ उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, 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 इसका जब आप क्या करेंगे, विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, प्रथम पद प्रधान है, द्वितीय पद आपका गौण है और ये अव्ययी है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। किसको? यथा को नहीं बदलेंगे आप, यथेच्छा को नहीं बदल सकते आप, प्रति को नहीं बदल सकते। ये सारे उदाहरण हैं, 2-4 उदाहरण लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इन सारे उदाहरणों को लिखिएगा। व्याकरण और को आप तब तक नहीं समझेंगे यदि आप एक सीक्वेंस पर व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो चीजें आपको तभी समझ में आएंगी। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ क्या क्या इसके उदाहरण हैं? यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाक्रम, यथाविधि, यथावसर, ठीक है, यथेच्छा, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, और ये सभी शब्द आपके, यदि आपने ये लिख लिया तो आप इसको भी करेंगे। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। तो ये है आपका अव्ययी भाव समास। चलिए नोट डाउन कर लिया तो हैंड रेज कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, पटलोड से बच्चों ने कर लिया है। आप सियानकोट, आपने नोट डाउन कर लिया? जीआईसी सियानकोट आपने नोट डाउन कर लिया? बेटा जल्दी कीजिएगा। चलिए, अब जिन बच्चों ने नहीं किया वो आप इनको भी दिखाइएगा। ठीक है। अव्ययी भाव समास के बाद आपके पास आया तत्पुरुष समास। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी हम 6 उपभेदों को और पढ़ने वाले हैं। और तत्पुरुष समास के लिए आपको कारक बहुत जरूरी है। कारक के चिन्हों को पहचानिए, कारक की विभक्ति चिन्हों को पहचानिए, कारक को पढ़िए। ठीक है। तो देखिए, हमने अव्ययी भाव समाज में क्या कहा कि प्रथम पद प्रधान होता है। यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समाज में दूसरा पद प्रधान होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरे पद को हमने कहा था उत्तर पद भी कह सकते हैं, इसको पर पद भी कहा जा सकता है। तो दूसरा पद प्रधान होता है। विभक्ति का लिंग वचन, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन, कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। और साथ ही साथ देखिए, अभी मैं तत्पुरुष आपको कल की क्लास में तब पढ़ाऊंगी जब आप कल मुझे सारे कारक के चिन्हों को बताएंगे, विभक्ति चिन्हों को, कारक चिन्हों को बताएंगे। ठीक है। कारक के चिन्हों को आपने घर जाके, आपका अगर आपने नहीं पढ़ा है, यदि आपने मेरी क्लास देखी है तो आपको कारक के सभी 8 भेदों के चिन्ह जो हैं वो मालूम होंगे और आपने डिटेल में वो पढ़ा रखा है। नहीं पता है तो आप घर जाकर के, आज आपके लिए होमवर्क रहेगा, सभी बच्चे आपके जो कारकों के चिन्ह हैं उनको आप करके लाएंगे। तत्पुरुष समास, उसी के आधार पर इसका भेद भी है। ठीक है ना? तो आप कारक के चिन्हों को जो है घर से लिख करके और उसको याद करके लाएंगे। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़े। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्ति को छोड़कर इसके अतिरिक्त किसी भी कारक चिन्ह की विभक्ति का यहाँ पर प्रयुक्त होता है। लेकिन हमें जब कारक चिन्ह ही नहीं पता तो हम किसकी, हमें क्या पता क्या आएगा। और ये क्या है, विभक्तियों के अनुसार यहाँ पर इसके उपभेद भी हुआ है। ठीक है ना? इन्हीं विभक्तियों के, जिन कारक चिन्ह की जो विभक्तियां हैं उन्हीं के अनुसार इसके 6 उपभेद भी हुए हैं। ठीक है ना? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार से जो है आप सभी को 8 कारक के चिन्हों को आप याद करेंगे ताकि आपको कारक भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिर हम कल की क्लास में तत्पुरुष समास को आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।